आगरा का दरबार हमेशा से अद्भुत प्रश्नों और उत्तरों का मंच रहा था, लेकिन उस दिन की बात ही कुछ और थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, मंत्रीगण और गुप्तचरों की मंडली लगी थी, लेकिन वातावरण में एक हल्की बेचैनी थी, मानो कुछ असामान्य होने वाला हो। हुजूर, बाहर एक अजीब व्यक्ति आया है, मुख्य द्वारपाल ने झुककर कहा। वो 3 बंदरों के साथ आया है और कहता है कि उसके पास एक पहेली है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। अकबर मुस्कुराए, तो फिर उसे भीतर लाओ, देखते हैं क्या अनोखा लाया है। कुछ ही पलों में एक लंबा, सांवला व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक झोला था और पीछे 3 बंदर बड़ी अनुशासित मुद्रा में बैठे थे। एक ने आंखें ढंकी हुई थी, दूसरे ने कान और तीसरे ने मुंह। आपका नाम? अकबर ने पूछा। मेरा नाम चंद्रसेन है, महाराज। मैं बनारस से आया हूं और मेरे साथ ये 3 चमत्कारी बंदर हैं। मैं एक पहेली लाया हूं जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। चंद्रसेन ने कहा, इन 3 बंदरों में एक ऐसा है जो सब कुछ देखता है, दूसरा सब कुछ सुनता है और तीसरा सब कुछ कह देता है। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ही सच बोलता है, बाकी 2 झूठे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। आपको यह पता लगाना है कि कौन सा बंदर सच बोलता है। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप किनारे बैठे थे, मुस्कुराए। क्या हम इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं? हां, चंद्रसेन बोला, लेकिन सिर्फ एक-एक प्रश्न हर बंदर से। बीरबल की परीक्षा शुरू होती है। बीरबल ने तीनों बंदरों को ध्यान से देखा। पहले बंदर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, दूसरे ने कान ढके थे और तीसरे ने मुंह। ये तो वही प्रतीक लगते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, किसी मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा। बीरबल ने पहले बंदर से पूछा, क्या तुमने दूसरे बंदर को कुछ सुनते हुए देखा है? पहले बंदर ने सिर हिलाया। मैंने देखा है कि ये सब सुनता है। फिर बीरबल ने दूसरे बंदर से पूछा, क्या तुमने तीसरे बंदर को कुछ कहते हुए सुना है? दूसरे बंदर ने जवाब दिया, मैंने इसे झूठ बोलते हुए सुना है। अब बीरबल तीसरे बंदर की ओर मुड़े और पूछा, क्या तुम पहले और दूसरे बंदर को सच बोलते हुए पाते हो? तीसरे बंदर ने कहा, पहला झूठा है, दूसरा सच बोलता है। पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर थी। 3 उत्तर और उनमें से 2 झूठे। बीरबल ने आंखें मूंद ली, जैसे ध्यान कर रहे हों। बीरबल का उत्तर। कुछ क्षणों के मौन के बाद बीरबल ने आंखें खोली। महाराज, उन्होंने कहा, सच बोलने वाला बंदर दूसरा है, वो जो कान ढके बैठा है। क्या? चंद्रसेन चौंका। कैसे? बीरबल बोले, पहले बंदर ने कहा कि दूसरा सब कुछ सुनता है, लेकिन उसके कान ढके हैं, वो कैसे सुन सकता है? तो पहला बंदर झूठा है। तीसरे बंदर ने कहा कि दूसरा सच बोलता है और पहला झूठा है, लेकिन अगर तीसरा सच बोल रहा होता तो वो स्वयं सच बोलने वाला होता, न कि दूसरे की सच्चाई बता रहा होता। इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहा है, और क्योंकि पहले और तीसरे दोनों झूठे हैं, तो बचा कौन? दूसरा बंदर, वही सच बोलता है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चंद्रसेन की दूसरी चुनौती, चमत्कारी पहरेदार। लेकिन चंद्रसेन अब भी शांत नहीं था। बहुत बढ़िया, बीरबल, लेकिन क्या आप मेरी दूसरी चुनौती का सामना कर सकते हैं? कहिए। बीरबल मुस्कुराए। चंद्रसेन ने अपने झोले से एक छोटा बक्सा निकाला, जिसमें ताले लगे थे। इस बक्से की रखवाली भी यही 3 बंदर करते हैं। रात के समय इनमें से एक बंदर जागता है, दूसरा आधे समय जागता है और तीसरा हमेशा सोता है। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कौन क्या करता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। बीरबल, इन तीनों को बिना छुए ये बताइए कि बक्सा किसने खोला? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने तीनों बंदरों के सामने एक थाली में गुड़ रखा। पहले बंदर ने देखा, मुंह चाट लिया। दूसरा बंदर चुपचाप बैठा रहा। तीसरे बंदर ने धीरे से थाली की ओर हाथ बढ़ाया। बीरबल मुस्कुराए। तीसरा बंदर ही बक्सा खोलने वाला है।
आपको कैसे पता चला? चंद्रसेन अब हैरान था, क्योंकि जो हमेशा सोता है उसे भूख नहीं लगती, वो निष्क्रिय रहता है। जो आधे समय जागता है वो थक चुका होता है और प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जो जागता है वही गुड़ के प्रति सबसे पहले प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि उसकी सजगता सबसे तेज है। सम्राट अकबर की परीक्षा। अब बीरबल पर सवाल। अकबर अब तक मौन थे, लेकिन उन्होंने भी बीरबल को एक चुनौती दे डाली। बीरबल, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। ये 3 बंदरों की आखिरी पहेली है। कहिए। हुजूर। मान लो ये तीनों बंदर एक एक विचार का प्रतीक है, दृष्टि, श्रवण और वाणी। इनमें से अगर केवल एक को चुनना हो तो कौन सा विचार मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान बनाता है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। दरबार में सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि शायद बीरबल दृष्टि को चुनेंगे, क्योंकि ज्ञान देख कर आता है, या श्रवण को, क्योंकि सुनने से अनुभव मिलता है। लेकिन बीरबल बोले, मैं वाणी को चुनूंगा। क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि दृष्टि और श्रवण तब तक अधूरी है जब तक हम अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वो अपने विचारों को सही रूप में कह सके, शांत होकर, विवेक से और सही समय पर। मौन भी एक वाणी है और उसे समझना भी बुद्धि है। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे चतुर मंत्री हो। चंद्रसेन का रहस्य उजागर। बीरबल चंद्रसेन की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। पूछिए। चंद्रसेन ने जवाब दिया। तुम्हारा उद्देश्य केवल पहेली पूछना नहीं था, है ना? चंद्रसेन चौंका। तुम्हारी आंखों में भय है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तेज है। तुम इन बंदरों के साथ एक संदेश लेकर आए हो। क्या मैं सही हूं? चंद्रसेन की आंखें भर आई। हां बीरबल, मैं वास्तव में एक संदेशवाहक हूं। मेरे गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मैंने सोचा, अगर मैं सीधे समस्या बताऊंगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर मैं किसी पहेली के जरिए सम्राट तक पहुंचा तो शायद कोई रास्ता निकले। बीरबल ने झुककर कहा, तुमने बुद्धिमानी दिखाई। सम्राट अकबर अब तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, बनारस भेजो दस्ते को और उस गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करो। समाप्ति। 3 बंदरों की सीख। जब चंद्रसेन विदा हो रहा था, बीरबल ने तीनों बंदरों की ओर देखा और बोले, सीख, बुरा मत देखो, लेकिन आंखें मूंद कर मत रहो। बुरा मत सुनो, लेकिन अनसुना भी मत करो। बुरा मत कहो, लेकिन सत्य बोलने से भी मत डरो। दरबार तालियों की गूंज से गूंज उठा, और इसी तरह एक साधारण सी पहेली ने पूरे साम्राज्य में एक बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया। कहानी 2। मुगल साम्राज्य की राजधानी में एक अफरातफरी मची हुई थी। महल से बाहर नहीं, बल्कि खुद महल के खजाने से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया था। यह हीरा अकबर को फारस के शासक ने उपहार में भेजा था और इसका नाम रखा गया था नूर-ए-चमन। हीरे की चोरी से पूरा महल दहशत में था। सैनिकों ने महल की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। अकबर क्रोधित हो उठे, जिसने ये हीरा चुराया है वो हमारे साम्राज्य का नहीं, हमारी इज्जत का चोर है। उसे तुरंत ढूंढो। तभी उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने सबसे पहले वो कमरा देखा जहां हीरा रखा गया था। वहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। फिर उन्होंने गार्ड से पूछताछ की। रात को कोई आया था? नहीं हुजूर, सिर्फ 3 सेवक कमरे के अंदर गए थे, नसीर, खलील और बशीर। सफाई के लिए। बीरबल ने तीनों को दरबार में पेश किया। अकबर बोले, तीनों में से कोई एक चोर है। लेकिन कौन? तीनों सेवकों ने एक स्वर में कहा, हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया जा रहा है। बीरबल मुस्कराए। यह मामला साधारण नहीं था। बीरबल बोले, ठीक है, तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद करो।
और हर कोठरी के बाहर सिपाही तैनात कर दो। तीनों को अलग किया गया। रात में बीरबल चुपके से नसीर की कोठरी में गए और बोले, अगर तू चोर नहीं तो तू आराम से सो पाएगा, लेकिन अगर तूने चोरी की है तो एक भूत आज रात तेरे गले पर हाथ रखेगा। नसीर कांप गया। बीरबल अगले सेवक खलील के पास गए और बोले, बशीर ने तुझ पर इल्जाम लगा दिया है। अगर तू बेगुनाह है तो सुबह तक वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर तू चोर है तो तेरे पैर सुबह तक नीले पड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने फर्श पर एक जादुई मसाला लगाया है। खलील भी डर गया। आखिर में बीरबल बशीर के पास गए और कहा, कल सुबह अगर हीरा नहीं मिला तो तीनों की उंगलियां कटवा दी जाएंगी, ताकि कोई फिर चोरी करने की सोच भी न सके। बशीर के पसीने छूट गए। अगली सुबह बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने तीनों सेवकों को बुलाया और हर एक को एक एक लकड़ी की डंडी दी। डंडी की लंबाई थी 12 इंच। बीरबल बोले, ये डंडियां जादुई है। जिसने हीरा चुराया है उसकी डंडी रात भर में 1 इंच छोटी हो जाएगी। तीनों ने डंडियां ली और वापस कोठरी में चले गए। सुबह जब बीरबल ने डंडियां वापस मंगवाई, नसीर और खलील की डंडियां 12 इंच की थी, जबकि बशीर की डंडी 11 इंच की रह गई थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या डंडी सच में जादुई थी? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, डंडी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को डर था कि उसकी डंडी छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी डंडी पहले ही 1 इंच काट दी, ताकि वो सुबह छोटी दिखे और किसी को शक न हो। दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। बशीर ने गिड़गिड़ाते हुए अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि कैसे उसने सफाई के बहाने कमरे में झाड़ू लगाते वक्त हीरा अपनी पगड़ी के अंदर छुपा लिया था। मैंने कमरे से बाहर निकलते हीरा खजांची की टोकरी में फेंक दिया, जो कपड़े ले जा रहा था, ताकि मेरी तलाशी में कुछ न मिले। फिर बाद में मौका देखकर टोकरी से निकाल लिया। बीरबल ने सिर हिलाया। चालाकी की थी, पर डर से हार गया। अकबर ने आदेश दिया, बशीर को सजा मिलेगी, लेकिन बीरबल को मिलेगा सम्मान। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, चोर कितना भी चालाक हो, लेकिन डर उसे हमेशा 1 इंच पीछे कर देता है। कहानी 3। मुगल दरबार की सुबह बहुत सामान्य थी। सूरज की किरणें जैसे ही लाल किले के झरोखों से भीतर आई, सम्राट अकबर अपनी सिंहासन पर विराजमान हो गए। मंत्रीगण, दरबारी, रईस, कवि, पंडित सभी अपनी जगह ले चुके थे। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मुझे सबसे न्यायप्रिय सम्राट मानते हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, न्यायप्रियता आपकी तलवार में नहीं, आपकी मुस्कुराहट में है। ये सुनकर कुछ दरबारी तो चौंक गए। अकबर को ये जवाब बहुत भाया, मगर तभी उन्होंने एक गंभीर स्वर में अगला प्रश्न दागा, तो बताओ बीरबल, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के इस सवाल ने दरबार में हलचल मचा दी। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। बादशाह से उनकी सबसे बड़ी गलती पूछना, और वो भी खुले दरबार में। किसमें इतनी हिम्मत थी? कुछ दरबारी मन में सोचने लगे, अगर सच बोले और बादशाह नाराज हो गए तो? अगर झूठ बोले तो बीरबल की नजरों में गिर जाएंगे। मुल्ला दोप्याजा ने धीरे से कहा, हुजूर, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, आप तो खुदा के प्रतिनिधि हैं। बीरबल हंस दिए, मुल्ला जी, इतनी मिठास सिर्फ शहद में होती है, दरबार में नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कराए, तो बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जवाब दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? एक मंत्री बादशाह से शर्त रखेगा? दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हां, शर्त यह कि जवाब देने से पहले मुझे कुछ तैयारी के लिए 1 दिन का समय दिया जाए। अकबर ने आंखें संकीर्ण की। तैयारी? मेरी गलती बताने के लिए? बीरबल बोले, गलती इतनी बड़ी है हुजूर कि उसे सही संदर्भ में समझाना जरूरी है। 1 दिन दीजिए।
कल इसी समय आपकी अदालत में सच्चाई होगी। अकबर ने मुस्कुराकर इजाजत दी। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल कुछ अजीब सा पहनकर निकले। उन्होंने एक मजदूर की तरह कपड़े पहने, सिर पर फटी हुई पगड़ी बांधी और हाथ में एक झोली ले ली। वो घूम घूम कर लोगों से सवाल पूछने लगे। अगर सम्राट से कोई भूल हो जाए तो क्या उसे बताया जा सकता है? बिना डरे सच्चाई कौन कह सकता है? जो राजा खुद पूछे, क्या वो सच सुनने को तैयार होता है? बाजार में ये खबर फैल गई कि बीरबल आज कुछ खास करने वाले हैं। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। सभी को इंतजार था बीरबल के जवाब का। अकबर सिंहासन पर थे, बाकी सब अपनी जगह। बीरबल ने प्रवेश किया, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक बड़ा आईना था। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इससे पहले कि मैं आपकी सबसे बड़ी गलती बताऊं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्होंने आईना अकबर के सामने रखा और बोले, इसमें देखिए खुद को। अकबर ने देखा, वही शाही पोशाक, वही तेजस्वी चेहरा। बीरबल बोले, आपने पूछा, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? तो सुनिए, आपकी सबसे बड़ी गलती थी बीरबल को मंत्री बनाना। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर कुछ दरबारी हंसने लगे, सोचने लगे बीरबल ने मजाक किया है। अकबर की आंखें खुल गई। क्या मतलब? बीरबल शांत स्वर में बोले, क्योंकि आज से हर व्यक्ति सोचने लगा कि वह भी आपकी तरह सच्चाई सुनने को तैयार होगा, और हर राजा वैसा नहीं होता जैसा आप है। आपने मुझे सच बोलने की आजादी दी, यही आपकी महानता है, लेकिन यही आपकी राजनीतिक गलती भी है, क्योंकि बीरबल जैसा मंत्री सिर्फ न्यायप्रिय राजा के पास रह सकता है, और दुनिया में सब राजा अकबर नहीं होते। अकबर ने ठहाका लगाया। कुछ दरबारी जो बीरबल से चिढ़ते थे, उन्हें यह जवाब बहुत चुभा। उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये तो खुद की तारीफ कर रहा है। बीरबल ने चालाकी से बचा लिया खुद को। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, बीरबल ने मेरी गलती नहीं बताई, मेरी महानता बताई है, और साथ में मेरी जिम्मेदारी भी। फिर अकबर ने एक सिक्का उठाया और हवा में उछालते हुए बोले, ये लो बीरबल, इस जवाब के लिए तुम्हें इनाम नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। तुम आज से मेरे दरबार के सत्यदूत हो। बीरबल ने मुस्कुराकर झुककर सलाम किया। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, अब मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अगर आप बीरबल को अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, तो क्या आप दोबारा वही गलती करेंगे? अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, हर रोज करना चाहूंगा। अगर हर गलती इतनी हंसी और समझ दे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने अंत में दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, राजा की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो वो करता है, बल्कि वो होती है जो वो छुपा लेता है। और सबसे बड़ा राजा वो होता है जो अपनी गलती खुद जानना चाहता है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल से मजाक में भी ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब भी दरबारियों की कोई चाल होती, अकबर मुस्कुराकर कहते, सावधान रहो, मेरी सबसे बड़ी गलती सब देख रही है, और सब समझ जाते बीरबल तैयार है। सीख, ये कहानी केवल एक हंसी का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख भी दे गई। सत्ता में बैठे व्यक्ति को अपनी गलतियां जानने का साहस रखना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोग हमेशा खामोश नहीं होते, कभी कभी वो हंसते हुए भी सच्चाई बता जाते हैं। कहानी 4। एक दिन अकबर बादशाह अपने बागीचे में टहल रहे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थी, मन में कुछ उलझा हुआ था। तभी राही नामक एक साधु वहां पहुंचा। उसने बादशाह से पूछा, क्या आप किसी उलझन में हैं, महाराज? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साधु जी, मैं सोच रहा हूं कि क्या सचमुच बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं? साधु बोला, तब तो आपको उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछिए जो सीधे नहीं, बल्कि प्रतीकों में हो। अकबर को विचार पसंद आया। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल की बुद्धि की कठिनतम परीक्षा लेंगे।
अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और मंत्री उपस्थित थे। बादशाह अकबर ने दरबार के बीच में खड़े होकर घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर बहुत कठिन है। अगर उन्होंने उत्तर दे दिया तो मैं उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगा, और यदि वे असफल हुए तो उन्हें एक सप्ताह के लिए दरबार से दूर रहना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, प्रश्न चाहे जितना कठिन हो, उत्तर जरूर मिलेगा। अकबर बोले, तो सुनो बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबको दिखाई देती है, जो सबके पास है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता लेकिन वो बिकती नहीं? पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। इसमें गहराई थी, तर्क था और रहस्य भी। बीरबल ने बादशाह से 3 दिन का समय मांगा। उन्हें अनुमति मिल गई। पहले दिन बीरबल नगर के विद्वानों से मिले, लेकिन सबके उत्तर असंतोषजनक थे। दूसरे दिन वे बच्चों के पास पहुंचे। एक बालक बोला, हो सकता है वो चीज सोच हो। बीरबल मुस्कुराए, पर मन में संतोष नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल शहर के सबसे गरीब इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बीरबल ने पूछा, माई, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तू देख नहीं सकती पर उसे सब देखते हैं? महिला बोली, बाबा, इज्जत। इज्जत ही ऐसी चीज है, वो दिखती नहीं पर अगर चली जाए तो सब देख लेते हैं। सबके पास होती है मगर कोई उसे छू नहीं सकता, और जो एक बार खो दे वो पूरी उम्र पछताता है। बीरबल के चेहरे पर रोशनी आ गई। उन्हें उत्तर मिल गया था। 3 दिन बाद दरबार फिर सजा। सभी दरबारी, सेनापति, विद्वान और जनता वहां इकट्ठा हुए थे। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या उत्तर लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, वो चीज है इज्जत। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, इज्जत को हम देख नहीं सकते मगर हर कोई इसे देखता है। हमारे आचरण से, व्यवहार से इज्जत सबके पास होती है, राजा से लेकर भिखारी तक। इसे छुआ नहीं जा सकता मगर ये सबसे मूल्यवान होती है, और ये बिकती नहीं, पर एक बार खो जाए तो लाखों में भी नहीं लौटती। अकबर मुस्कुराए, फिर खड़े होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, अनुभव और मानवीय दृष्टिकोण का संगम तुम हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक और योजना बनाई। हम उसे अगली बार इतना उलझा देंगे कि उसके पास कोई उत्तर न बचे। एक दरबारी बोला। कुछ दिन बाद वही दरबारी अकबर के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, बीरबल तो कोई भी उत्तर दे देता है। अगर आप चाहें तो हम उससे एक सवाल पूछें। अकबर ने अनुमति दे दी। दरबारी बोले, बीरबल, अगर धरती पर हर इंसान एक साथ बोलना शुरू कर दे तो सबसे जोर से किसकी आवाज सुनाई देगी? यह प्रश्न सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि दिमागी भ्रम भी था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिसकी बात में सच्चाई होगी उसी की आवाज सबसे ऊपर होगी, चाहे वो धीमी ही क्यों न हो। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब सिर्फ समझदारी भरा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की और कहा, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ दरबारी नहीं बल्कि मेरे दिल के सबसे करीबी सलाहकारों में दर्ज होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, धन तो मिट्टी है, लेकिन आपकी प्रशंसा मेरी असली कमाई है। दरबार खत्म हुआ, पर जनता में चर्चा थी। बीरबल ने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि ये भी बता दिया कि बुद्धिमानी केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अनुभव, संवेदना और मानवता से आती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर सिर्फ तर्क से नहीं, संवेदनशीलता से भी खोजा जा सकता है। सच्चा सम्मान न दिखता है,
न बिकता है, मगर उसकी कीमत सबसे अधिक होती है। बुद्धि तब सबसे सुंदर होती है जब वो अहंकार से नहीं, विनम्रता से जुड़ी हो। बीरबल की चतुराई ने पूरे मुगल दरबार में एक बार फिर धूम मचा दी थी। इस वाले उत्तर के बाद अब अकबर के मन में एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया था। क्या बीरबल समय से भी तेज सोच सकता है? इस बार की परीक्षा सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि वक्त और बुद्धि के बीच की दौड़ थी। एक रात अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे सोच रहे थे। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं बीरबल के सामने एक ऐसी स्थिति रखूंगा जिसमें उसे सोचने का वक्त न मिले। उसे तुरंत जवाब देना होगा, तभी पता चलेगा कि उसकी बुद्धि कितनी तेज है। दरबारियों ने हंसते हुए समर्थन किया, हुजूर, इस बार हम उसे हरा ही देंगे। अगले दिन दरबार में सभी एकत्र हुए। बीरबल भी मुस्कुराते हुए पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज की परीक्षा में तुम्हें सोचने का समय नहीं मिलेगा। मैं एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड में उत्तर देना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जैसी आज्ञा हो हुजूर। अकबर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, फिर भी हर इंसान उसी के पीछे भागता है? 5, 4, 3, 2। बीरबल बोले, वक्त। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर मुस्कुराए, लेकिन अब उन्होंने बीरबल को रोकने की ठान ली थी। उन्होंने झट से दूसरा प्रश्न पूछा, अगर वक्त इतना जरूरी है तो बताओ, सबसे कीमती घड़ी कौन सी है जो बिना कांटे के चलती है? बीरबल, इंसान का दिल, जो हर धड़कन से वक्त गिनता है। दरबारी फिर निरुत्तर। अब तीसरा प्रश्न आया, एक ऐसा आदमी बताओ जो हर जगह गया लेकिन कहीं भी नहीं गया। बीरबल, वो जो सपनों में चलता है मगर असल में बिस्तर पर ही होता है। अकबर खुद भी हंसने लगे। अब अकबर ने बीरबल को सच में उलझाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें एक ऐसी जगह जाना हो जहां ना समय चलता हो, ना ध्वनि हो और ना कोई सोच हो, तो वो कहाँ होगी? बीरबल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। पहली बार पूरे दरबार ने उन्हें बिना उत्तर के देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तभी बीरबल बोले, महाराज, वो जगह है गहरी नींद। वहां ना वक्त का एहसास होता है, ना आवाज सुनाई देती है, ना सोच चलती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने इस बार सचमुच समय को हराया है। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल महल के बाहर बच्चों के साथ खेलते दिखे। एक बच्चा बोला, चाचा बीरबल, क्या आप समय को पकड़ सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं बच्चा, लेकिन हम समय का सम्मान कर सकते हैं, और जो ऐसा करता है वही जीतता है। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी अब हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल से उसका बीता हुआ समय छीन लिया जाए तो? उन्होंने बीरबल की पुरानी बातों को तोड़मरोड़ कर बादशाह के सामने रख दिया और आरोप लगाया कि बीरबल झूठ बोलते हैं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, कुछ दरबारियों का कहना है कि तुम्हारे पुराने निर्णयों में गड़बड़ी थी। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे फैसले आज भी सही हैं? बीरबल बोले, महाराज, समय ही सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह है। अगर मेरी बातों में सच्चाई नहीं होती तो आज जनता मुझे सम्मान न देती। मैं तैयार हूं। आप उन फैसलों को फिर से जान सकते हैं। अकबर ने नगर के लोगों से बीरबल के पुराने निर्णयों पर राय मांगी। 100 में से 99 लोग बोले, बीरबल ने जो भी निर्णय लिए वो न्यायपूर्ण और समयानुकूल थे। अकबर ने उन दरबारियों को दंडित किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने केवल कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तुमने समय को भी समझा और उसे सम्मान दिया। तुम वही हो जो वक्त से भी तेज चलते हो, बुद्धि से। बीरबल झुककर बोले, महाराज, समय अगर शिक्षक है तो मैं केवल उसका छात्र हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, समय को कोई रोक नहीं सकता,
मगर उसका सम्मान करके जीत पाई जा सकती है। जो व्यक्ति हर क्षण को सच्चाई और बुद्धिमानी से जीता है, वो हर परीक्षा में सफल होता है। वक्त के साथ चलना कला है और बीरबल उस कला के उस्ताद है। कहानी 5। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। एक बुद्धिमान शासक और उससे भी ज्यादा चतुर वजीर की ये जोड़ी हर दिन किसी नई कहानी को जन्म देती थी। अकबर को बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और हास्य बुद्धि बहुत पसंद थी। दरबार में जब भी कोई जटिल समस्या आती या कोई अजीबोगरीब चुनौती सामने होती, बीरबल उसका समाधान जरूर निकालते। ये घटना भी कुछ ऐसी ही थी। जब बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या कोई व्यक्ति बिना ब्रश और रंग के भी चित्र बना सकता है? एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी चित्रकला की। एक कलाकार दरबार में अपनी सुंदर कलाकृतियां लेकर आया था। उसने एक से एक सुंदर चित्र बनाए थे। रंगों की छटा, भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान देख अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कलाकार की तारीफ करते हुए कहा, वाह, सच में कमाल की चित्रकारी है। तुम्हारी कल्पना भी उतनी ही सजीव है जितनी इन रंगों की दुनिया। ये सुनकर दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। उसी समय बादशाह अकबर को एक विचार सूझा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या कोई ऐसा चित्रकार हो सकता है जो बिना ब्रश और रंग के एक सुंदर चित्र बना दे? सभी दरबारी चौंक गए। बिना रंग और ब्रश के चित्र? जहांपनाह, एक दरबारी बोला, यह तो असंभव है। चित्रकारी तो रंगों और ब्रश से ही होती है। दूसरा दरबारी बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन यह तो किसी जादू से कम नहीं होगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए खामोश बैठे थे। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, विचार कर रहा हूं कि यह चुनौती कितनी रोचक है। तो फिर तय रहा। अकबर बोले, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूं। इस दौरान तुम्हें एक ऐसी चित्र बनाकर लानी है जो न रंग से बनी हो और न ही ब्रश से। और हां, वो चित्र सुंदर हो, अर्थपूर्ण हो और दर्शकों को आकर्षित करे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह का। बीरबल जब घर लौटे तो इस अजीब चुनौती के बारे में सोचते रहे। एक तरफ ये एक हास्यास्पद विचार था, चित्र बनाना, लेकिन न रंग का उपयोग न ब्रश का। लेकिन बीरबल जानते थे कि अकबर केवल चुनौती नहीं देते, वे उस चुनौती के पीछे छुपी बुद्धिमानी और कल्पनाशीलता को परखना चाहते हैं। ये केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये कल्पना, रचनात्मकता और समझ का इम्तिहान था। बीरबल ने कई दिन सोचा। उन्होंने कागज उठाया, कलम चलाई, लेकिन हर बार जो बनता वो किसी न किसी रूप में चित्र की परिभाषा में फंस जाता। फिर एक दिन बीरबल को एक अनोखा विचार आया। एक सप्ताह बीत गया और दरबार में उत्सुकता चरम पर थी। सभी दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आए हैं। कुछ को विश्वास था कि वो इस बार हार मान लेंगे, जबकि कुछ को भरोसा था कि बीरबल जरूर कुछ कमाल कर दिखाएंगे। बादशाह अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम हमारी चुनौती पूरी करने में सफल रहे? बीरबल मुस्कुराए, जी हां, जहांपनाह, मैं चित्र ले आया हूं। उन्होंने दरबार के एक कोने से एक बड़ा कागज मंगवाया। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गई। जब कागज खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें भी हैरानी से फैल गई। बीरबल, ये क्या मजाक है? उन्होंने गुस्से से कहा, यह तो बिल्कुल खाली कागज है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं है। ये वही चित्र है जिसे मैंने आपके आदेश अनुसार बनाया है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक दरबारी चिल्लाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक चित्र है, परंतु इसे ब्रश या रंग से नहीं बनाया गया है। अकबर ने कहा, बीरबल, जरा स्पष्ट करो, वरना तुम्हें इस बार कोई दंड जरूर मिलेगा। बीरबल खड़े हुए
और दर्शकों की ओर मुखातिब हुए। जहां पनाह और सभी दरबारीगण, उन्होंने कहा, इस कागज को ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है। ये उस दृश्य को दर्शाता है जहां एक गडेरिया अपनी भेड़ों को हरे भरे मैदान में चरा रहा है। चारों ओर फूल खिले हैं, आकाश नीला है, सूरज चमक रहा है और मंदमंद हवा बह रही है। एक तालाब है जिसमें बत्तखें तैर रही है और पास ही एक छोटा सा बच्चा तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने आगे कहा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो आपने नहीं देखा, लेकिन जब मैंने ये दृश्य कहा तो क्या आपके मन में ये तस्वीर उभर नहीं आई? कुछ दरबारी चुपचाप सिर हिलाने लगे। बीरबल बोले, बस यही मेरी चित्रकला है। मैंने कोई ब्रश नहीं चलाया, कोई रंग नहीं लगाया। मैंने केवल शब्दों से, कल्पना से एक चित्र आपके मन में बना दिया। एक ऐसा चित्र जो स्थायी नहीं, लेकिन सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि ये आपके मन में बना है। बादशाह अकबर अब मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि कला केवल हाथों से नहीं, मन और बुद्धि से भी होती है। अकबर ने आदेश दिया कि इस खाली चित्र को दरबार के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और इसके नीचे लिखा जाए, कल्पना की सबसे सुंदर चित्रकारी बीरबल द्वारा। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सीमाएं केवल सोच में होती है और बुद्धि, कल्पना और शब्दों की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रचनात्मकता साधनों की मोहताज नहीं होती। कल्पना ही सृजन की पहली और सबसे शक्तिशाली चिंगारी होती है। जब बीरबल का खाली चित्र दरबार में प्रदर्शित किया गया और उसके नीचे लिखा गया, कल्पना की सबसे सुंदर चित्रकारी बीरबल द्वारा, तब पूरे राजमहल में चर्चा फैल गई। लोग इस चित्र को देखने आने लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचते तो खाली कागज देखकर हैरान हो जाते। ये कैसा चित्र है? यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या बीरबल ने बादशाह को धोखा दिया है, या फिर ये हमारी समझ से परे कोई जादू है? लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। दरबार के बाहर, शहर के कोनों में, बाजार में, हर जगह बस उसी खाली चित्र की चर्चा थी। कुछ लोग कहते, बीरबल का दिमाग बहुत तेज है, उसने शब्दों से जो चित्र खींचा उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो कुछ कहते, नहीं, ये तो बस एक चालाकी है। चित्र तो वही होता है जो आंखों से दिखे। दरबार के वो चित्रकार जिन्होंने वर्षों तक रंगों से चित्र बनाए थे, बीरबल की इस कल्पना से नाराज थे। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कहा, यह हमारे कला का अपमान है। बिना रंग, बिना आकृति चित्र की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरा बोला, अगर ऐसे ही कल्पनाओं को चित्र कहा जाने लगे तो हमारी चित्रकारी की दुनिया समाप्त हो जाएगी। तीसरे ने कहा, हमें बादशाह से मिलना चाहिए और इस नकली चित्र को दरबार से हटाने की मांग करनी चाहिए। बादशाह अकबर भी ये सब सुन रहे थे। उन्हें पता था कि ये विषय अब एक साधारण घटना नहीं रही, बल्कि एक विचार बन चुका है। क्या कला वह है जो आंख देखे या वो जो मन अनुभव करे? अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने दरबार में हलचल मचा दी है। लोग भ्रमित हैं, कलाकार आहत है। तुम्हारी कल्पना ने एक नई बहस को जन्म दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, हर नई सोच पहले विवाद लाती है, फिर विचार और अंततः स्वीकार। यदि कला केवल आंखों के लिए है तो कल्पना का स्थान कहाँ है? क्या आप मुझे एक अवसर देंगे जहां मैं अपनी बात सबके सामने रख सकूं? अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिन बाद दरबार में एक सभा रखी जाएगी। वहां तुम अपनी कला की परिभाषा सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हो। दरबार में विशेष बैठक रखी गई। राज दरबार में नगर के प्रसिद्ध चित्रकार, विद्वान, साधारण जनता और दरबारी सब आमंत्रित थे। सिंहासन पर अकबर विराजमान थे और उनके सामने खड़े थे बीरबल। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप सभी मेरी उस चित्र को देखने आए
जो दरअसल खाली है। लेकिन क्या आपने कभी उन चित्रों को महसूस किया है जो किसी माँ के मन में उसके बच्चे के भविष्य को लेकर होते हैं, जो किसी कवि की कल्पना में होते हैं जब वो चांदनी रात का वर्णन करता है, या वो दृश्य जो हम सपनों में देखते हैं? क्या वे सब चित्र नहीं हैं? अंतर बस इतना है, कुछ चित्र आंखों से देखे जाते हैं और कुछ दिल से। सभा में मौन था, परंतु लोगों की आंखों में चमक थी। बीरबल ने फिर कहा, मेरा उद्देश्य चित्रकारों का अपमान नहीं था। मैं स्वयं कला का सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा चित्र यह सिद्ध करने का प्रयास था कि कल्पना की दुनिया भी चित्र बना सकती है, बिना रंग, बिना ब्रश, बिना सीमाओं के। सभा में बैठे एक वृद्ध चित्रकार खड़े हुए। वे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले बीरबल की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, बीरबल जी, आज आपने हमें हमारी कला का एक नया आयाम दिखाया है। हम केवल रंगों से चित्र बनाते हैं, लेकिन आपने मन से चित्र खींचने की बात कही है। यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। दूसरे कलाकार ने कहा, अब हम अपने चित्रों में केवल दृश्य नहीं, भावनाएं भी उतारेंगे। बादशाह अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज से हमारे राज्य में कला की परिभाषा केवल सीमित साधनों तक नहीं रहेगी। कल्पना, संवेदना, भाव, ये सब भी कला है। बीरबल ने जो चित्र बनाया वो हमारी सोच की सीमा को लांघ गया, इसलिए हम उसे दरबार की श्रेष्ठ कल्पनात्मक कृति घोषित करते हैं। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कहानी का सार, बीरबल ने न केवल एक चुनौती को पूरा किया, बल्कि एक ऐसे संवाद को जन्म दिया जिसने कला को नया अर्थ दिया। कल्पना से उत्पन्न वो चित्र केवल कागज पर नहीं, बल्कि लोगों के मन में बस गया। सीख, वास्तविक चित्र वो नहीं होता जो केवल आंखें देखें, बल्कि वो होता है जो आत्मा महसूस करे। सीमाओं से परे जाकर सोचने वाला व्यक्ति ही दुनिया को नया दृष्टिकोण देता है। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। अकबर बादशाह का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उनका दरबार गुणी लोगों से भरा रहता था और उनमें सबसे तेज, सबसे समझदार और सबसे लोकप्रिय थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि, विनम्रता और व्यावहारिक सोच हर किसी को प्रभावित करती थी। उसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके खेत बंजर हो चुके थे, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी और पेट भरने के लिए दिन में एक बार खाना ही नसीब होता था। अर्जुन ने कई बार गांव में छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, पर या तो लोग उसे ठग लेते या मेहनताना नहीं देते। थकहार कर एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, अब मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूं। मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं। शायद वहां मेरी मेहनत रंग लाए। माता पिता ने कहा, जाओ बेटा, लेकिन हमेशा अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी को साथ लेकर जाना। अर्जुन चल पड़ा राजधानी की ओर, जहां अकबर बादशाह का राज था। उसे उम्मीद थी कि इस बड़े शहर में उसे कोई काम मिल जाएगा। अर्जुन दिल्ली पहुंचा। वहां का वैभव देखकर वो चकित रह गया। उसने सुना था कि अकबर का दरबार न्यायप्रिय है और वहां के वजीर बीरबल तो बड़े ही चतुर हैं। उसे पता चला कि हर शुक्रवार को बीरबल आम जनता से मिलने बाहर आते हैं और यदि कोई सच्ची समस्या हो तो वो मदद जरूर करते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी बात बीरबल के सामने रखेगा। जब शुक्रवार आया तो वो अन्य लोगों की तरह दरबार के बाहर भीड़ में खड़ा हो गया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब बीरबल बाहर आए तो अर्जुन ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैं अर्जुन हूं, एक गरीब किसान का बेटा। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में कभी सफलता नहीं मिली। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। सच्चाई और दृढ़ निश्चय की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें धन या काम नहीं दूंगा, लेकिन 3 सलाहें दूंगा।
अगर तुम उन्हें जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी हर सलाह का पालन करूंगा, बस आप मार्गदर्शन करें। बीरबल ने गंभीरता से कहा। बीरबल की पहली सलाह, जिस रास्ते पर सब जा रहे हों, जरूरी नहीं कि वही सही हो। हर किसी के पीछे मत चलो, सोचो, समझो, फिर निर्णय लो। भीड़ कभी कभी गलत दिशा में भी दौड़ सकती है। अर्जुन ने ये सलाह मन में बिठा ली। बीरबल की दूसरी सलाह, जो भी काम करो उसमें पूरे मन से लगे रहो, लेकिन नतीजे की जल्दी मत करो। धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, फल समय आने पर मिलेगा। बहुत बार हम अधीर होकर अच्छे कामों को बीच में छोड़ देते हैं। अर्जुन ने यह भी गांठ बांध लिया। बीरबल की तीसरी सलाह, कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले सोचो, फिर बोलो या करो। गुस्से या भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर नुकसानदायक होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ अर्जुन, इन 3 बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लो। सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। अर्जुन ने बीरबल के चरण छुए और लौट पड़ा। राजधानी से कुछ दूर जाते जाते अर्जुन को एक गांव के पास एक रास्ता 2 तरफ जाता दिखा। एक सीधा रास्ता जिस पर लोग भारी संख्या में जा रहे थे। दूसरा, एक सुनसान कच्चा रास्ता जिस पर कोई नहीं था। उसने याद किया, जिस रास्ते पर सब जा रहे हों, जरूरी नहीं कि वही सही हो। वो ठिठक गया और एक वृद्ध से पूछा, बाबा, ये दोनों रास्ते कहाँ जाते हैं? वृद्ध ने कहा, भीड़ वाला रास्ता शहर के दूसरे हिस्से की ओर जाता है, जहां मजदूरी मिलती है, लेकिन वहां लोग शोषण करते हैं। कच्चा रास्ता एक छोटे गांव की ओर जाता है, जहां मेहनती लोगों की जरूरत है, पर बहुत कम लोग वहां जाना पसंद करते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बिना झिझके कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। वो गांव बहुत शांत था। खेत थे, पर कोई मेहनतकश नहीं था। गांव के सरपंच ने जब अर्जुन से बात की तो प्रसन्न होकर कहा, अगर तुम यहां रहकर खेती में मेहनत करो तो हम तुम्हें जमीन देंगे और पूरा समर्थन भी। अर्जुन को एक अवसर मिला। उसने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, पानी देता, खाद डालता, मिट्टी को उपजाऊ बनाता। महीने बीत गए लेकिन फसल नहीं उगी। गांव वाले कहने लगे, ये जमीन बंजर है, छोड़ दो, ये बेकार की मेहनत है। लेकिन अर्जुन को याद थी बीरबल की दूसरी सलाह, जो भी काम करो उसमें पूरे मन से लगे रहो, लेकिन नतीजे की जल्दी मत करो। उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद बारिश हुई और कुछ फसलें उगाई। फिर धीरे धीरे उसकी जमीन में जीवन लौट आया। अब गांव के दूसरे लोग भी खेती में उसकी मदद लेने लगे। अर्जुन मेहनत का प्रतीक बन गया। अब उसके पास अच्छी जमीन, अनाज और इज्जत थी। एक दिन गांव में कुछ डाकू आ धमके। वे गांव के अमीर किसानों से धन छीनने आए थे। अर्जुन के घर भी गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर कुछ नहीं दिया तो जान से मार देंगे। गांव वाले डर गए। अर्जुन के पास भी मौका था। वो या तो डर जाए या मुकाबला करे। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया ही था, लेकिन तभी उसे याद आई बीरबल की तीसरी सलाह, कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले सोचो, फिर बोलो या करो। उसने तुरंत मुकाबला नहीं किया। शांत मन से सोचा और फिर डाकुओं से बोला, तुम जो चाहो ले सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस गांव में ऐसे बीज हैं जो जमीन में दबे सोने की तरह है। अगर तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूं जहां सबसे बढ़िया फसल होती है। डाकू लालच में आ गए। अर्जुन उन्हें खेतों की ओर ले गया, जहां गांव वाले पहले से तैयार थे। सभी ने मिलकर डाकुओं को पकड़ लिया और सिपाहियों को सौंप दिया। गांव बच गया। कुछ महीनों बाद जब अकबर बादशाह अपने राज्य का भ्रमण करने निकले, तो उन्हें उस गांव के बारे में बताया गया, जहां एक युवक ने खेती को जिंदा किया, गांव को डाकुओं से बचाया और लोगों की जिंदगी बदल दी। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, वो युवक कौन है?
जब नाम बताया गया, अर्जुन, बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये वही युवक है जिसे मैंने 3 सलाहें दी थी। अर्जुन को दरबार बुलवाया गया। अर्जुन सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, विनम्रता से बोला, जहांपनाह, सब आपकी कृपा और बीरबल जी की सलाहों से हुआ है। अकबर ने उसे गले लगाया और कहा, अगर हर युवा ऐसा ही सोचने लगे तो हमारा राज्य सोने की तरह चमकने लगे। बीरबल ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, सलाहें दी जाती है बहुतों को, पर जो उन्हें जीवन में उतारता है वही सफल होता है। कहानी का सार, बीरबल की 3 साधारण लगने वाली सलाहें। 1. भीड़ के पीछे मत चलो। 2. धैर्य रखो और मेहनत करो। 3. सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। जब अर्जुन ने उन्हें आत्मसात किया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। कहानी 7। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की कतार में बीरबल भी अपने स्थान पर बैठे थे। हमेशा की तरह बादशाह अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, गुस्से और असंतोष का मिलाजुला रूप। दरबार में माहौल कुछ भारी सा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह इतने नाराज क्यों हैं। धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि बीरबल ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे बादशाह अकबर बहुत अप्रसन्न हो गए हैं। दरबार के मंत्री और अन्य दरबारी कानाफूसी करने लगे। क्या बीरबल ने कोई गलती की है? संभव है, वरना बादशाह इतने नाराज क्यों होते? थोड़ी ही देर में अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम्हारी बातों से मुझे अपमानित महसूस हुआ। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ नहीं बोले, वे शांत खड़े रहे। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम कल सूरज उगने से पहले पहले राज्य छोड़ दो और 10 दिन तक राजधानी में दिखाई न दो। अगर तुमने इस आदेश का उल्लंघन किया तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। बीरबल ने झुककर सिर नवाया और कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह। सब हैरान थे। अकबर ने इतने गुस्से में आकर बीरबल को राज्य से निकाल दिया था। ये तो कल्पना से भी परे था। बीरबल चुपचाप अपने घर लौटे। कोई सवाल नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। रात को उन्होंने चुपचाप कुछ सामान बांधा और अगले दिन सुबह सुबह राजधानी छोड़ दी। लेकिन ये बीरबल थे, उनकी हर बात में कोई न कोई बुद्धिमानी छुपी रहती थी। उन्होंने राजधानी तो छोड़ी, लेकिन आधे रास्ते में ही एक गांव में ठहर गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान से कहा, बाबा, मुझे यहां कुछ दिन ठहरने की अनुमति चाहिए। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, पर थोड़े दिन यहां शांति से रहना चाहता हूं। बूढ़े किसान ने सहर्ष अनुमति दे दी। बीरबल ने अपना नाम नहीं बताया। वो गांव वालों के लिए केवल पंडित जी बन गए। उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बूढ़ों को रामायण सुनाना शुरू किया और किसानों को फसल के तरीके सिखाने लगे। गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करने लगे। इधर राजधानी में बीरबल के बिना दरबार सूना लगने लगा। अकबर ने कई बार दरबार की ओर देखा। जहां बीरबल बैठते थे वो जगह अब खाली थी। उनके चुटीले जवाब, उनकी कहानियां, उनकी हाजिर जवाबी, सब कुछ जैसे अचानक किसी ने छीन लिया हो। दरबारी अब समझ गए थे कि बीरबल की अहमियत क्या थी। अकबर खुद भी सोच में पड़ गए थे, कहीं मैंने सजा देने में जल्दबाजी तो नहीं की। दिन बीतते गए, बीरबल का नाम किसी ने नहीं लिया, पर हर कोई उन्हें याद कर रहा था। 10वां दिन आया। अकबर ने आज विशेष सभा बुलाई थी। वो भी किसी गहरी सोच में डूबे थे। अचानक दरबार में हलचल हुई। एक सैनिक ने आकर कहा, जहांपनाह, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। कहता है वो बीरबल का संदेश लेकर आया है। अकबर चौंके, अंदर लाओ। एक बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर आया। सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर पगड़ी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और बीरबल का क्या संदेश लाए हो?
वो व्यक्ति मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने कहा है कि वो आधी सजा पूरी कर चुके हैं। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं कि शेष आधी सजा आप स्वयं तय कर लें। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। आधी सजा? ये क्या मजाक है? मैंने उन्हें 10 दिन के लिए राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया था। बुजुर्ग ने मुस्कराते हुए कहा, हां, और उन्होंने 5 दिन राज्य से बाहर रहकर, 5 दिन राज्य की सीमा में रहते हुए, पर राजधानी से दूर रहकर आपकी आज्ञा का पालन किया है। क्योंकि आपने कहा था राज्य छोड़ दो, तो उन्होंने 5 दिन के लिए पूरी सीमा से बाहर रहना स्वीकार किया। और फिर आपने ये भी कहा था राजधानी में दिखाई मत देना, तो बाकी 5 दिन उन्होंने राजधानी से दूर एक गांव में रहकर सेवा की। अकबर को अब समझ में आया कि ये व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं बीरबल है। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, बीरबल, तुम? ये वेशभूषा? बीरबल ने पगड़ी हटाई, नकली दाढ़ी उतारी और हंसते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बीरबलपन डाल दिया जाए तो बात ही बन जाए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने तो मेरा गुस्सा भी हार मान गया। अब मैं समझ गया कि सजा देने से पहले बात समझ लेनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपने मुझे सजा न दी होती तो मैं गांव वालों के बीच जाकर उनकी सेवा कैसे कर पाता? कभी कभी आपके गुस्से में भी भलाई छिपी होती है। अकबर ने बीरबल को दरबार में उनके स्थान पर बैठाया और घोषणा की, आज से बीरबल को राज्य विधि मर्मज्ञ की उपाधि दी जाती है, जो कानून को भी अपनी बुद्धि से मोड़ सके। बीरबल ने झुककर अभिवादन किया और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने न सिर्फ अपनी सजा को आधा कर दिखाया, बल्कि बादशाह के दिल में अपनी जगह और गहरी बना ली। अगर आप चाहे तो इस कहानी के लिए एक YouTube स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं, जिसमें संवाद, नैरेशन और आवाज के लिए संकेत दिए गए हों। बताइए, अगली स्टोरी कौन सी हो? कहानी 8। बादशाह अकबर के दरबार में बुद्धिमत्ता और चतुराई का जो प्रतीक थे, वो थे बीरबल। बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गहन जीवन दर्शन और सूझबूझ से भरी होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा प्रश्न दरबार में उठ खड़ा हुआ, जिसने ना सिर्फ दरबारियों की नींव हिला दी, बल्कि स्वयं बीरबल को भी सोच में डाल दिया। यह प्रश्न इतना अनोखा और रहस्यमय था कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। गर्मी का मौसम था और दरबार हमेशा की तरह सजेधजे अंदाज में चल रहा था। दरबार में रोज की तरह बहस, सुझाव, शिकायतें और हल खोजे जा रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति दरबार में घुसा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहराई थी। उसने सीधे बादशाह अकबर के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर बीरबल दे। यदि बीरबल इसका उत्तर नहीं दे सके तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, क्या प्रश्न है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने बीरबल की तरफ देखा और बोला, बीरबल, मुझे बताइए, सच क्या होता है? दरबारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि ये तो सरल प्रश्न है, लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में झांका और कहा, मैं कल उत्तर दूंगा। उस रात बीरबल सो नहीं सके। सच क्या होता है? ये प्रश्न सरल लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर कितना गहराई से देना होगा। क्या सच वही है जो दिखाई देता है, या वह जो छिपा होता है? क्या सच बदलता है समय और परिस्थिति के साथ? बीरबल ने सोचते सोचते अपनी डायरी निकाली, जहां वो गूढ़ बातों को लिखा करते थे। उन्होंने कुछ सवाल खुद से पूछे। अगर कोई झूठ बोलकर किसी की जान बचा ले, तो वो झूठ कैसा है? अगर कोई सच बोलकर किसी को दुखी कर दे, तो वो सच किस काम का? क्या हर किसी का सच अलग होता है? सुबह होने से पहले बीरबल नगर भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने एक किसान से पूछा, तुम्हारे लिए सच क्या है? किसान बोला,
सच वही है जो मेरी मेहनत के बाद अन्न बन जाए। अगर खेत धोखा दे दे तो वही सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल आगे बढ़े। एक साधु दिखा। वही प्रश्न पूछा। साधु बोला, सच वह है जो आत्मा को शांति दे, बाकी सब माया है। फिर बीरबल एक चोर के पास पहुंचे जो जेल में था। तेरे लिए सच क्या है? बीरबल ने पूछा। चोर बोला, सच वही है जो पकड़ा जाए। जो न पकड़ा जाए वो झूठ कैसे हुआ? बीरबल मुस्कराए। उन्हें अब उत्तर की दिशा दिखाई देने लगी थी। अगले दिन दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। वो व्यक्ति भी वही बैठा था जिसने प्रश्न किया था। अकबर ने इशारा किया और बीरबल खड़े हुए। सच क्या है? बीरबल ने दोहराया। जहांपनाह, दरबारियों और सम्माननीय अतिथि, सच वो नहीं है जो केवल आंखों को दिखे, और ना ही वह जो केवल कानों को सुनाई दे। सच वह है जिसे हर व्यक्ति अपनी समझ से अनुभव करता है। किसान के लिए खेत सच है, साधु के लिए आत्मा, और चोर के लिए डर और चालाकी। लेकिन यदि हम इन सभी सच्चाइयों को एकत्र करें तो हमें जो मिलेगा वो एक ही उत्तर है। सच वही है जो बदलते नहीं। दरबारी चौंक उठे। बीरबल ने आगे कहा, सूरज हर दिन पूर्व से उगता है, ये सच है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है, ये भी सच है। कर्म का फल मिलता है, ये भी सच वो है जो किसी समय, किसी स्थान, किसी परिस्थिति में बदले नहीं। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बीरबल की तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि सच एक ही होता है, लेकिन हर कोई उसे अपने ढंग से देखता है? बीरबल मुस्कराए। हां, और वही हमारी सबसे बड़ी भूल भी होती है। हम अपने सच को सबका सच मान बैठते हैं, और वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया, लेकिन अचानक ही वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और बोला, बीरबल, अब मेरी बारी है सच कहने की। मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक योगी हूं। वर्षों से प्रश्नों की तलाश में घूम रहा हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे कोई उत्तर मिला जो मेरे मन को संतोष दे गया। तुमने ना सिर्फ प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे स्वयं की खोज का रास्ता भी दिखाया। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। बीरबल की ये बात दरबार से निकलकर नगर के कोने कोने में पहुंच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे लिए सच क्या है? मालिक नौकर से पूछ रहा था, पति पत्नी से, शिक्षक विद्यार्थी से। एक नया विचार जनवरी से जनवरी में दौड़ने लगा था। एक दिन एक बच्चा बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल चाचा, मेरे लिए सच क्या है? बीरबल झुके और बोले, तेरे लिए सच ये है कि तू सच्चे मन से खेले, सच्चे मन से सीखे, और जब कभी झूठ बोले तो उससे सीखे कि अगली बार कैसे सही रहना है। कुछ सप्ताह बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को पत्र भेजा। क्या बीरबल सच का उत्तर दे सकते हैं जब खुद उनके सामने झूठ खड़ा हो? अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। राजा ने एक रहस्यमयी आदमी को भेजा। वो बीरबल के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे बताओ कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या झूठ। वो आदमी बोला, मैं एक साधु हूं, पर मैंने चोरी की है, लेकिन मैं अब पश्चाताप कर चुका हूं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, तू झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच भी पूरा नहीं बोल रहा। तेरा दिल पश्चाताप कर रहा है, पर दिमाग अब भी अपने पापों की चतुराई पर इतराता है। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने घुटनों के बल आकर कहा, बीरबल, तुमने मेरे मन की परतें खोल दी। अब मैं सच्चा पश्चाताप करूंगा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, सच एक बीज की तरह होता है, उसे बो तो कभी कभी कांटे उगते हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से उसकी सेवा करो तो वही बीज वटवृक्ष बनकर छाया देता है। झूठ फूल की तरह होता है, दिखता सुंदर है, लेकिन मुरझा जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज दरबार नहीं, बल्कि सारा जहान जान गया कि बीरबल क्यों हमारे सबसे मूल्यवान रत्न है। कहानी 9। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और बुद्धिमत्ता से भरा रहता था।
एक दिन दरबार में कुछ विशेष अतिथि आए। वे दूर देश के राजदूत थे, बेहद गर्वीले और बुद्धिमान। उन्होंने अकबर से कहा, हमारे देश में कोई बीरबल जैसा नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो केवल एक सवाल पूछकर किसी भी बात की सच्चाई जान सकता है। क्या यह सच है? अकबर मुस्कराए। बिल्कुल, हमारे बीरबल एक सवाल से ही राज खोल देते हैं। चाहो तो आजमा लो। राजदूतों ने चुनौती दी। तो ठीक है, हम एक शर्त रखते हैं। हमारे साथ 3 लोग हैं, एक साधु, एक व्यापारी और एक चोर। बीरबल को इन तीनों में से केवल एक सवाल पूछकर यह बताना होगा कि चोर कौन है। अगर वो गलत हुए तो उन्हें हमारे साथ 1 साल की सेवा करनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। शर्त कठिन थी। एक सवाल, 3 शक्लें और कोई सुराग नहीं। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, शर्त मंजूर है। अगले दिन 3 लोग दरबार में पेश किए गए। सबने अलग अलग वेशभूषा धारण की थी। एक ने साधु के कपड़े पहने थे, दूसरा एक धनी व्यापारी की तरह दिख रहा था और तीसरा एक साधारण ग्रामीण जैसा। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, चेहरा पढ़ा, चालढाल देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर मुस्कराते हुए बोले, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने की अनुमति है ना? राजदूत बोले, हां, और सबके सामने पूछना होगा। बीरबल ने हामी भरी और तीनों को ध्यान से देखा। बीरबल धीरे धीरे तीनों के पास गए और फिर एक एक की ओर देखकर बोले, यदि तुम्हें अभी तुरंत माफ कर दिया जाए और कोई सजा न मिले, तुम तीनों को अपने अपने घर लौटने दिया जाए, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं गंगा स्नान को जाऊंगा और तपस्या करूंगा, क्योंकि मैं एक साधु हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपने व्यापार की चिंता में हूं, सीधे बाजार जाऊंगा और अपने सामान का हिसाब देखूंगा। तीसरे ने एक पल चुप रहकर कहा, मैं तो सीधा जंगल की ओर निकल जाऊंगा, कहीं छिपकर कुछ दिन आराम करना चाहूंगा। बीरबल मुस्कराए। बादशाह सलामत। वे बोले, इन तीनों में से यही तीसरा व्यक्ति चोर है। दरबार में हलचल मच गई। राजदूत बोले, लेकिन कैसे? उसने तो सिर्फ छिपने की बात की, इसका मतलब तो ये नहीं कि वो चोर है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, असल में एक साधु का मन तपस्या में होता है और वो स्वाभाविक रूप से गंगा की बात करेगा। व्यापारी अपनी दुकान, हिसाब किताब में खोया रहता है, वो वही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष हो, वह क्यों छिपेगा? वही छिपना चाहता है जिसे डर हो। डर किसे होता है? जिसे अपनी गलती का पता हो। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर खिलखिलाए, वाह बीरबल, फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। राजदूत हतप्रभ थे। उन्होंने बीरबल की चतुराई को सलाम किया और बोले, हमने दुनिया घूमी है, लेकिन ऐसा उत्तर कभी नहीं देखा। सचमुच एक सवाल से ही आपने हमें पराजित कर दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब तीनों को बाहर ले जाया गया तो बीरबल अकेले में अकबर से बोले, जहांपनाह, असल में मैंने उस चोर को पहचान लिया था जब उसने दरबार में प्रवेश किया। उसके पैर में बाएं तरफ हल्की लंगड़ाहट थी, जो अक्सर उन चोरों में पाई जाती है जो दीवारों से छलांग लगाते हैं। लेकिन मैं सीधे आरोप नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा जो उसके मन की बात बाहर लाए। अकबर ने चकित होकर पूछा, तो तुमने जानबूझकर वैसा सवाल बनाया जो उसके डर को उभारे? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी जवाब सवाल में नहीं, बल्कि जवाब देने वाले की नीयत में छिपा होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम में एक कीमती अंगूठी और पूरे राज्य में सवालों के जादूगर की उपाधि दी। राजदूतों ने भी अपने देश लौटकर बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाए। और इस तरह केवल एक सवाल पूछकर बीरबल ने न सिर्फ शर्त जीत ली, बल्कि यह भी साबित किया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, समझ में होता है। कहानी 10। अकबर का दरबार सदा न्यायप्रिय था। वहां न केवल सच्चाई की जीत होती थी, बल्कि बुद्धिमानी की भी पूजा होती थी। और जहां बीरबल हो,
वहां न्याय केवल तराजू से नहीं, हंसी और तर्क से भी तौला जाता है। उस दिन दरबार में ऐसा ही मामला आया जिसने सबको चौंका दिया, और जब अंत में बीरबल ने फैसला सुनाया तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। आगरा के दो पड़ोसी भोलाराम और बंसीलाल राजमहल में हाजिर हुए। दोनों झगड़ते हुए दरबार पहुंचे थे। भोलाराम लंबा, दुबला, माथे पर शिकन और गुस्सैल। बंसीलाल मोटा सा, मूछे ऐंठे हुए, हर बात पर हुक करने वाला। अकबर ने पूछा, क्या मामला है? भोलाराम बोला, जहांपनाह, मेरे आंगन में एक आम का पेड़ है। बंसीलाल का बेटा उसमें चढ़ा और सारे आम तोड़ ले गया। बंसीलाल गरजा, झूठ, पेड़ की जड़ें मेरी जमीन में है, पेड़ मेरा है और आम मेरा बेटा तोड़े, ये उसका हक है। भोलाराम, पेड़ मेरे आंगन में है। बंसीलाल, जड़ें मेरी जमीन में है। और फिर दोनों साथ चिल्ला पड़े, न्याय चाहिए, न्याय। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। ये तो मुश्किल मामला है। पेड़ की छाया एक के आंगन में है और जड़ें दूसरे की जमीन में। अब ये आम किसका हुआ? बीरबल, जो कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे, बोले, जहांपनाह, न्याय तो मिलेगा, मगर थोड़ा अलग तरीके से। अकबर ने आंखें तरेरी। मतलब? बीरबल ने कहा, इंसाफ ऐसा दूंगा कि दोनों का गुस्सा मिटेगा और दरबार ठहाकों से गूंजेगा। अकबर बोले, तो फिर देर मत करो बीरबल। बीरबल ने दोनों पक्षों को घूरा और कहा, अच्छा, आम के पेड़ को अभी लाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा, पेड़ लाओ? बीरबल बोले, हां, जब पेड़ दोनों का है तो वो चलेगा। नहीं चल सकता तो दोनों के पास रहने का हक कैसे हो सकता है? भोलाराम और बंसीलाल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बीरबल बोले, ठीक है, अगर नहीं ला सकते तो अगली बात करो। आम किसने तोड़े? बंसीलाल बोला, मेरे बेटे ने। बीरबल ने पूछा, तो क्या उसने भोलाराम से पूछकर आम तोड़े? बंसीलाल बोला, क्यों पूछे? पेड़ की जड़ मेरी जमीन में है। बीरबल मुस्कराया, मतलब आम चोरी के नहीं थे, बल्कि जड़ से जन्मे हक के थे। दरबार में फिर हंसी गूंजी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, बंसीलाल के घर से सारे आम मंगवाओ। मैं देखना चाहता हूं वो आम खट्टे थे या मीठे। भोलाराम बोला, सब मीठे आम थे। बंसीलाल चिल्लाया, हां, सबसे बढ़िया दशहरी आम। बीरबल बोले, बस, फैसला यही हो गया। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल बोले, जो आदमी बिना पूछे दूसरे के आंगन से मीठे आम तोड़ ले, वो चोर नहीं, अतिथि होता है। और जो आदमी अतिथि के लिए पेड़ लगाए, वो दरियादिल होता है, शिकायत नहीं करता। भोलाराम बिफरा, तो मेरा नुकसान हुआ? बीरबल बोले, नहीं भोलाराम जी, अब हर साल आपको आधे आम मिलेंगे। बंसीलाल आपके घर आएगा, आपके हाथ से आम खाएगा और आपकी तारीफ करेगा। बीरबल ने कहा, अब से आम का पेड़ दोनों का है। जड़ें बंसीलाल की जमीन में है तो पेड़ पर पानी वही डालेगा। आंगन भोलाराम का है तो सफाई और देखभाल वही करेगा। आम जब पकेंगे तो पहले दोनों एक साथ दरबार में लाकर शाही आम भेंट करेंगे। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, और अगर आम कम हुए तो? बीरबल बोले, तो बंसीलाल आम के बदले सेव खिलाएगा और भोलाराम सेव के छिलके संभालेगा। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अब्बास अली, जो दरबार में सदा गंभीर रहते थे, बोले, बीरबल, कभी कभी न्याय भी मिठास से भरा होता है। राजकवि फैजी बोले, आपने तो पेड़ से हंसी उगा दी। बीरबल मुस्कराए, जहां विवाद आम से हो वहां समाधान मीठा ही होना चाहिए। बीरबल ने दोनों को आम खिलाया। एक तुम खाओ, एक तुम, और तीसरा मेरे लिए छोड़ो। बंसीलाल और भोलाराम ने देखा, सचमुच गुस्सा तो अब हंसी में बदल गया था। भोलाराम बोला, बीरबल, तू ना होता तो मैं बंसी को अदालत खिंचवा देता। बंसीलाल बोला, और मैं तुझे गड्ढा खोदने पे मजबूर करता। बीरबल बोले, अच्छा हुआ।
अब तुम दोनों मिलकर पेड़ पर झूला लगाना और बच्चों को उसमें झुलाना। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये फैसला तो इतिहास में जाएगा। जब एक पेड़ ने लड़ाया लेकिन इंसाफ ने मिलाया। बीरबल बोले, जहां इंसाफ में हंसी हो वहां दुश्मनी नहीं टिकती, और जहां बीरबल हो वहां हर मामला खट्टा मीठा बन जाता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। राजमहल में त्योहार का मौसम था। पूरे शहर में मिठाइयों की महक फैली हुई थी। लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी और क्या नहीं। लेकिन इसी महक के बीच दरबार में फैला एक शोर जिसने माहौल को हल्का नहीं भारी बना दिया, क्योंकि शाही रसोई से मिठाई चोरी हो गई थी, और वो भी खुद अकबर के लिए बनाई गई स्वर्ण लड्डू। अकबर गुस्से में थे। क्या मेरी दावत के लिए बनाए गए सोने जैसे दिखने वाले विशेष लड्डू चोरी हो गए? रसोइया हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने तो हर लड्डू पर शुद्ध चांदी का वर्क लगाया था। वो लड्डू ऐसे चमकते थे जैसे बीरबल ने बात पूरी की, जैसे चोर की आंखें उन्हें देखकर चमक गई हों। अकबर ने तमतमा कर कहा, बीरबल, कुछ करो। ये शाही रसोई में चोरी क्या मामूली बात है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी मामूली नहीं, लेकिन चोर बहुत मीठा होगा। बीरबल ने सारा दरबार इकट्ठा किया, सैनिक, नौकर, बावर्ची, झाड़ू लगाने वाला तक। सिर्फ उन्हीं लोगों को दरबार में लाओ जो शाही रसोई में आते हैं। 40 लोग सामने खड़े हुए। बीरबल ने सबको देखा और फिर कहा, हर एक को एक एक बेसन का लड्डू दिया जाएगा। लेकिन ये जादुई लड्डू है। सब चौंके। जादुई लड्डू? बीरबल बोले, हां, जिसने चोरी की है उसका लड्डू सुबह तक 2 इंच छोटा हो जाएगा। बीरबल की योजना साधारण थी, पर मनोविज्ञान का गहरा प्रयोग था। हर कर्मचारी को लड्डू दिया गया, साथ में आदेश, इसे घर ले जाओ, खाओ मत, सुबह दरबार में लाओ, हम मापेंगे। रात भर महल में चोर बेचैन रहा। सुबह सब अपने लड्डू लेकर दरबार में आए। बीरबल एक एक करके लड्डू मापते गए। अचानक बीरबल ने एक व्यक्ति का लड्डू उठाया और मुस्कराया, ये है हमारा चोर। सारे दरबारी चौंक गए। अकबर बोले, कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने कोई जादुई लड्डू नहीं दिए थे। मैंने बस ये भ्रम फैलाया कि चोर का लड्डू छोटा हो जाएगा। अब असली चोर को डर था, तो उसने लड्डू में से थोड़ा खा लिया होगा, ताकि जब मापा जाए तो छोटा ही लगे। अकबर बोले, तो उसका लड्डू सच में छोटा निकला? बीरबल बोले, जी हां, 2 इंच कम था। बीरबल ने उस व्यक्ति को सामने बुलाया। शाही हलवाई का सहायक गोपाल। गोपाल कांपता हुआ बोला, हुजूर, मैंने बस एक ही खाया था, वो बहुत सुंदर दिख रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सुंदर तो था, मगर चोरी का स्वाद सबसे कड़वा होता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, क्या सजा हो? बीरबल बोले, मिठाई की चोरी की सजा भी मिठास से ही देंगे। बीरबल ने गोपाल से कहा, तुम्हें 1 हफ्ते तक पूरे शहर में जाकर मिठाई की ईमानदारी पर भाषण देना होगा, और हर भाषण के बाद 10 गरीबों को लड्डू बांटने होंगे। अकबर हंसे, वाह, ये तो सजा नहीं, मिठाई का प्रचार हुआ। बीरबल बोले, जो गलत स्वाद से गिरा है उसे अब सही स्वाद से उठाना होगा। गोपाल पूरे हफ्ते शहर भर में गया। हर नुक्कड़ पर कहता, मैंने चोरी की, इसलिए मुझे सजा मिली। अब मैं हर किसी को बताता हूं, मिठाई की सबसे बड़ी मिठास ईमानदारी होती है। लोग हंसते, सुनते और उसके बाटे लड्डू खाते। हफ्ते बाद गोपाल फिर दरबार में हाजिर हुआ। हुजूर, अब मुझे मिठाई नहीं, बस ईमानदारी की भूख है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो अब से तुम दरबार के ईमानदार लड्डू इंस्पेक्टर हो।